हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ विल्फ्रेड ओवेन एंथम फॉर डूम्ड यूथ। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कुछ और तरीके से भी पूछा जाता है, जैसे कि एनालाइज एंथम फॉर डूम्ड यूथ एज ए पिक्चर ऑफ द हॉरर ऑफ वॉर, और कुछ इस तरीके से भी कमेंट ऑन ओवेंस एटीट्यूड टुवर्ड वार एज रिफ्लेक्टेड इन एंथम फॉर डूम्ड यूथ। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में कई सालों से पूछा जा रहा है। तो चलिए आज देखते हैं इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर लिखने के लिए मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि आपके एकदम फिंगर टिप्स होना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम रहना चाहिए, जो कि है वो 4 पार्ट्स। पहला पार्ट जो है इंट्रोडक्शन का, जिसमें आपको पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है, और दूसरा जो है द टाइटल, यानी कि पोएम का जो टाइटल है उसके बारे में आपको कुछ लिखना है। उसके बाद रियलिज्म आर्नी एंड इमेजेस, यानी कि इसमें जो सच्ची घटना है उसको लिखना है, और इसमें जो व्यंग्यात्मक रूप से आलोचनाएँ की गई हैं उसको लिखना है। और इसके बाद जो है कविता की जो छवियाँ हैं उनको लिखना है। और उसके बाद जो है डिक्शन, यानी कि इसका जो लिखने का प्रकार है, राइम यानी कि इसमें कौन से राइम यूज हुए हैं, और मीटर यानी कि इसे किस मीटर में लिखा गया है, ये सारी बातें लिखनी है। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और जाएंगे डिक्शन, राइम एंड मीटर तक। दोस्तों आप ये चारों पॉइंट एकदम दिमाग रखें, और इसको चारों पॉइंट को लिख कर इसके बीच में जो भी भरना हो अपने मर्जी से वो भर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ और इंट्रोडक्शन से चालू करके आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से इंट्रोडक्शन लिखना है एंथम फॉर डूम्ड यूथ चैप्टर का। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम क्या लिखेंगे एग्जाम में ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एंथम फॉर डूम्ड यूथ इज़ वन ऑफ द बेस्ट वार पोएम्स ऑफ ऑल टाइम बाय विल्फ्रेड ओवेन 1893 टू 1918। यानी कि इस लाइन में कहा गया है कि एंथम फॉर डूम्ड यूथ जो है वो एक बहुत ही अच्छा पोएम है उन सभी पोएम में से, यानी कि उन सभी कविताओं में से ये एक बहुत ही अच्छा कविता है जिसने विल्फ्रेड ओवन ने लिखा है। यानी कि बहुत सी कविताएं विल्फ्रेड ओवन ने लिखी हैं जो कि युद्ध पर आधारित हैं, जिसमें से जो है एंथम फॉर डूम्ड यूथ जो है एक अच्छा पोएम है। उसके आगे लाइन में क्या कहते हैं, दिस पोएम टेल्स द हॉरर ब्रूटलिटी एंड पेनफुल कंडीशन ऑफ वार। यह पोएम जो है हमें युद्ध की उस स्थिति से अवगत कराता है, यानी कि हमें युद्ध की उस स्थिति को बताता है जिसमें कि बहुत ही डरावनी घटनाएं घटित होती हैं और बहुत ही हिंसात्मक कार्रवाई होती है। आप सभी को पता है युद्ध में बहुत ही बुरी स्थिति होती है। इसके आगे जो कहता है पोएट, हेयर द पोएट इज अ मैन हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड द साउंड एंड वायलेशन ऑफ मॉडर्न वार। यहाँ पे पोएट जो है वो एक आदमी है जिसने कि युद्ध की स्थितियों का अनुभव किया है। यानी कि पोएट जो है वो खुद एक सैनिक था और उसने खुद युद्ध लड़ा है, जो कि मॉडर्न युद्ध होता है, आधुनिक युद्ध। इस युद्ध में बहुत सारे तोप के गोले वगैरह, टैंकर होते हैं और बहुत सारी गोलियों और बंदूकों की गड़गड़ाहट होती है, जिससे कि कोई भी इंसान डर जाए। लेकिन उसमें भी जो सैनिक होते हैं वो डटे रहते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि हेयर द पोएट इज़ अ मैन हु हैज़ एक्सपीरियंस द साउंड एंड वायलेशन ऑफ मॉडर्न वार। इसके आगे देखते हैं, द पोएम टेल्स अबाउट हाउ द लाइफ ऑफ यूथ आर रून्ड इन वार। यहाँ पे जो पोएम है वो हमें बताता है कि किस प्रकार से नवयुवकों की ज़िंदगियों को ये युद्ध जो है वो बर्बाद कर देता है। यानी कि जो नवयुवक होते हैं सैनिक में भर्ती होते हैं, सेना में भर्ती होते हैं और उस युद्ध में जाते हैं, तो उनकी ज़िंदगियों को जो है ये बर्बाद कर देता है। उसके आगे पढ़ जो क्या कहता है, देयर इज नो पेट्रियोजम हेयर्स, यानी कि यहाँ पे कोई भी देशभक्ति नहीं दिखाई गई है। दोज हु डाइड इन वार हैव नॉट बीन ग्लोरीफाइड, यानी कि जो लोग युद्ध में मारे गए हैं उनकी मृत्यु का महिमा मंडन नहीं किया गया है, यानी कि उनकी मृत्यु को बहुत ही अच्छा नहीं बताया गया है। जैसे कि कोई भी युद्ध में मरता है तो उसे ज़्यादातर लोग बताते हैं कि वो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छी बात है, देश के लिए मरना, देश के लिए मर मिट जाना अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो है पोएट जो है कहता है कि यहाँ पे मैं कोई देशभक्ति नहीं दिखाना चाहता, और वो जो युद्ध में मरे हैं उनका मृत्यु जो है वो बहुत ही महिमा मंडित नहीं है, अच्छा नहीं है। वार इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज आइडियल, यानी कि युद्ध को कभी भी आदर्श नहीं बताता है पोएट। यहाँ पे पोएट जो कहता है कि युद्ध आदर्शवादी नहीं है, यानी कि युद्ध जो है वो बेकार चीज़ है। आल्सो ओवन हाईलाइटेड द यूजुअलिटीज ऑफ रिचुअल एंड सेरेमनीज टू कोमेमोरेट द डिजास्टर्स डेथ ऑफ सोल्जर्स ईयर। यहाँ पे जो है पोएट जो है वो आल्सो, यानी कि और भी पोएट बातें बोलता है, वो कहता है, वो जो है वो बताता है कि निरर्थक चीज़ों में क्या होती है, जो ईसाइयों में सोल्जर्स के मर जाने के बाद उनके लिए जो समारोह किए जाते हैं या उनके लिए उनकी सेरेमनीज होती हैं, उनको मृत्यु के लिए उन्हें दफनाया जाता है, तो
इस प्रकार से जो समारोह होते हैं उनमें घंटियाँ बजती हैं। अगर आप पोएम पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, उनमें घंटियाँ बजाई जाती हैं, गीत गाए जाते हैं, जिनकी जो है ये निंदा करता है और बताता है कि ये एकदम बेकार हैं, इनको नहीं करना चाहिए। उसके आगे देखते हैं, हिज डेथ डज नॉट टेल्स अ स्टोरी ऑफ हीरोइज्म। वह बताता है, पोएट बताता है कि उसकी मृत्यु, जो भी सैनिक मर रहा है उसकी मृत्यु जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि वो हीरो की तरह नहीं मरा है, बट ऑफ हॉरर एंड पेन। लेकिन ये ज़रूर है कि वह डर के मारे और दुख से मरा है। यानी कि जो भी नवयुवक होते हैं, सेना में जाते हैं और लड़ाइयाँ लड़ते हैं, वो जो है एक बहुत ही बड़े हीरो नहीं होते हैं कि उनकी मौत को हीरो की तरह देखा जाए, महानायक की तरह देखा जाए कि वो बहुत ही अच्छे हैं। उनकी जो मृत्यु होती है बहुत ही भयावह होती है, बहुत ही दर्दनाक होती है। देयरफॉर दे शुड नॉट शो सोल्जर्स डेथ एज आइडल बाई गिवन अ क्रिश्चियन फर्नल। यहाँ पे क्रिश्चियन फर्नल की बात की जाती है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों के ज़माने में विश्व युद्ध हुआ था, उसी विश्व युद्ध में जो है ये पोएट जो है लड़ा हुआ था विश्व युद्ध। तो ये बोलता है कि यहाँ पे जो क्रिश्चियन फर्नल दिए जाते हैं, यानी कि क्रिश्चियनों द्वारा जो मृत्यु लोगों को सम्मान दिया जाता है और उनके मृत्यु के उपरांत जो समारोह किए जाते हैं, ये बताता है कि ये सब बहुत ही निरर्थक चीज़ें हैं और ये इस तरह से हैं जैसे कि मरे हुए युवकों का मजाक उड़ाना। तो यहाँ पे जो है पोएट का पूरे ओवरऑल इंट्रोडक्शन में यही कहने का मतलब है कि जो सोल्जर्स होते हैं, यानी कि जो सैनिक होते हैं, वो युद्ध में मरते हैं तो वो अच्छी मौत नहीं होती है, वो बहुत बेकार मौत होती है। और उनके मौत के बाद उन्हें अच्छा बताना कि ये लोग शहीद हो गए और देश के लिए मर मिटे, ये बहुत ही गलत धारणा है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो ओवरऑल बताना चाहता है कि जो नवयुवक होते हैं, सैनिक बन के जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, वो लोग बहुत ही बुरे मौत मरते हैं। उनकी मौत के बाद उनकी मौत में गीत गाने जैसा जो व्यवधान होता है, यानी कि क्रिश्चियन लोगों में नवयुवकों के मरने पर वहाँ पे समारोह होते हैं और उन्हें अच्छी तरह से फूलों से सजा के दफनाने के लिए ले जाया जाता है और गीत गाए जाते हैं। ये सब उनकी मृत्यु के बाद उनका मजाक उड़ाने जैसा है, क्योंकि ये ऐसी मृत्यु होती है जिसमें बहुत ही बुरी तरह से आदमी मरता है। तो इसमें जो है कोई भी अच्छी बात नहीं होती है, इसीलिए इसे अच्छे की तरह नहीं दिखाना चाहिए और ये नहीं बताना चाहिए कि युद्ध में मरने वाला हर एक आदमी बहुत ही भाग्यशाली होता है या बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। युद्ध में हर आदमी मरने वाला जो होता है वो बहुत ही, समझ लीजिए, बुरी किस्मत होती है उसकी, क्योंकि युद्ध में कोई नहीं मरना चाहता, कोई नहीं चाहता युद्ध हो। अगर जो चाहता है तो समझ लीजिए उसका दिमाग ख़राब है। तो ये था इंट्रोडक्शन, समझ लीजिए। आप अपनी तरफ से भी बना के लिखने की कोशिश कीजिएगा जिससे कि एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से लिख सकें। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द टाइटल, यानी कि टाइटल के बारे में क्या लिखा गया है। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग आ चुके हैं द टाइटल पे, यानी कि यहाँ पे टाइटल के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ वेरी नाइस एंड सजेस्टिव। यानी कि जो पोएम का टाइटल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये जो है सजेस्टिव भी है, यानी कि इसे अच्छा माना जा सकता है और इसे सजेस्ट भी किया जा सकता है। यानी कि इस टाइटल के अनुसार जो पोएम लिखा गया है वो एकदम परफेक्ट फिट होता है। और इसके आगे दिया गया है, हेयर द वर्ड एंथम मीन्स अ सॉन्ग संग इन द रिचुअल्स एंड सेरेमनीज ऑफ क्रिश्चियंस। यानी कि यहाँ पे जो है एंथम जो है वो एक तरह का गाना है, एक तरह का सॉन्ग है जो कि गाया जाता है क्रिश्चियनों के अनुष्ठानों में और जब उनके यहाँ कार्यक्रम या समारोह होते हैं। द फ्रेज डूम्ड यूथ इज फॉर ऑल द यंग सोल्जर्स हु हैव डाइड इन बैटल। और यहाँ पे जो डूम्ड यूथ शब्द का प्रयोग किया गया है वो जो है उनके लिए किया गया है, वो जो नवयुवक सैनिक होते हैं और युद्ध में मारे जाते हैं उनके लिए जो है डूम्ड यूथ का प्रयोग किया गया है। रीडिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इट सीम्स दैट द सॉन्ग संग इज मेमोरी ऑफ द अनफॉर्चुनेट यंग सोल्जर्स दैट इज़ लाइक मॉकिंग दिक। यानी कि यहाँ पे दिया गया है, अगर यहाँ पे कह रहा है पोएट, अगर हम इसकी पहली लाइन पढ़ते हैं पोएम की, इट्स सिम, ये जैसे लगता है कि द सॉन्ग संग इज मेमोरी ऑफ द अनफॉर्चुनेट यंग सोल्जर्स डेथ इज़ लाइक मॉकिंग देव। ऐसा लगता है कि जैसे कि उनकी मृत्यु के याद में गाना जो गाया जा रहा है वो उनके मजाक उड़ाने के लिए गाया जा रहा है। जो कि इस सॉन्ग कुछ इस तरीके से था, आप एग्ज़ाम में चाहें तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे जो पोएट का जो है फर्स्ट लाइन है पोएम का वो है, व्हाट पासिंग्स बेल फॉर दीज हु डाई एज कैटल। तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे इस फर्स्ट लाइन का मतलब है क्या है कि वो लोग के लिए घंटियाँ बजाने का क्या फ़ायदा जो लोग युद्ध में बेकार जानवरों की, मवेशियों की तरह मारे गए हैं। तो इस प्रकार से इस द टाइटल वाले
फ्रेज को हम लोगों ने पढ़ लिया है और समझ लिया है कि द टाइटल में किन किन बिंदुओं की बात की गई है। तो इसके बाद आगे अब हम चलते हैं और देखते हैं रियलिज्म, आयरनी एंड इमेजेस। तो यहाँ पे रियलिज्म एंड आयरनी एंड इमेजेस को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने पोएम के थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है रियलिज्म, आयरनी एंड इमेजेस। तो इसमें जो है रियलिटी की बात की जाती है कि पोएम में जो बातें लिखे गए हैं वो कितने रियल हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया है ओवेन हिमसेल्फ वाज ए सोल्जर एंड हैड सीन मेनी सोल्जर्स डाई फाइटिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन। As a soldier, he experienced the real horror of war. It tells about the critical condition that face young soldiers in war. Here, the poet is not interested in patriotism, but with the lives of soldiers killed in the voice of war. He criticized through satire the rituals and formalities that are performed before and after the death of doomed soldiers. यहाँ पे जो है उस लाइन को दिया गया है जिस लाइन में इस बातों की व्याख्या किया गया है। तो यहाँ पे दिया है नो मॉकरीज फॉर देम फ्रॉम प्रेयर्स आर वेल्स नॉर एनी वॉइस ऑफ मॉर्निंग सेव द चेयर्स। तो यहाँ पे हम लोग रियलिज्म को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है ओवन हिमसेल्फ वाज ए सोल्जर, यानी कि ओवन जो थे वो खुद जो है एक सैनिक थे। एंड हैड सीन मैनी सोल्जर्स डाई फाइटिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, और उन्होंने बहुत से सारे सोल्जर्स को मरते हुए देखा था वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे। एज ए सोल्जर ही एक्सपीरियंस द रियल हॉरर ऑफ वार। एक सोल्जर होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते उन्होंने युद्ध की जो घटनाओं का जो अनुभव बहुत ही अच्छी तरीके से किया था। इट टेल्स अबाउट द क्रिटिकल कंडीशन दैट्स फेस यंग सोल्जर इन वार। ये जो है हमें क्रिटिकल कंडीशन की, यानी कि उस बहुत ही पेचीदा समय की बात बताता है, यानी कि उस पेचीदा समय को दिखाता है जो कि यंग सोल्जर जो हैं, यानी कि नवयुवक सोल्जर यानी नवयुवक सैनिक जो हैं युद्ध में अनुभव करते हैं। हेयर द पोएट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पैट्रियोटिज्म, यानी कि यहाँ पे जो पोएट है वो देशभक्ति में कोई उसे इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें देशभक्ति का कोई प्रेम नहीं है। बट द लिव्स ऑफ सोल्जर्स किल्ड इन द वॉइस ऑफ वार, उसे उन नवयुवकों की ज़िंदगी का पड़ी है, यानी कि उसे नवयुवकों की ज़िंदगी के बारे में सोच रहा है वो, जो कि युद्ध में मारे जा चुके हैं। ही क्रिटिसाइज थ्रू सेटायर द रिचुअल्स एंड फॉर्मेलिटीज दैट आर परफॉर्म्ड बिफोर एंड आफ्टर द डेथ ऑफ दूम सोल्जर्स। वो उन सब रिचुअल्स एंड फॉर्मेलिटीज, यानी कि जो भी समारोह किए जाते हैं और उनकी मृत्यु के बाद या उनकी मृत्यु के पहले से, उसको जो है वो क्रिटिसाइज करता है और उसे गलत बताता है। तो ये था रेसिज्म एंड आयरनी, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि जो ओवेन थे वो खुद हिमसेल्फ सोल्जर थे, जो कि एक रियलिटी को प्रदर्शित करता है कि एक सोल्जर्स ने जो है अपने पोएम में उस घटना का जिक्र किया है जिसमें वह शामिल था। तो एक रियलिटी हो गया। और आयरनी यानी कि व्यंग्यात्मक रूप से मजाक उड़ाना। इस आयरनी का मतलब हम नीचे वाले 2-3 लाइनों से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है पोएट जो है बता रहा है कि जो डूम्ड सोल्जर्स हैं वो मारे जाते हैं युद्ध में, उनके लिए जो रिचुअल्स एंड फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं वो जो है उनके मजाक उड़ाने से कम नहीं है। यानी कि अगर उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी फॉर्मेलिटीज़ दी जा रही हैं, मरने के बाद उन्हें फूलों से सजा कर दफनाने के लिए लिया जा रहा है, उनके लिए गीत गाए जा रहे हैं, तो ये जो है उनके मजाक उड़ाने जैसा है। क्योंकि जब वो मुसीबत में थे, यानी कि जब वो युद्ध में थे, जब वो उनको ज़रूरत थी किसी चीज़ की तब उन्हें नहीं मिली, लेकिन जब मरने के बाद उन्हें बहुत सारे इज्जत नाम मिलता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उनके मरने के बाद। इसके आगे यहाँ पे दिया गया है वो लाइनें जो कि इस पूरे वाक्या को प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पे दिया गया है नो मॉकरीज फॉर देम फ्रॉम फेयर्स आर वेल्स नॉर एनी वॉइस ऑफ मॉर्निंग सेव द चर्च, यानी कि उनके लिए जो घंटियाँ हैं और प्रेयर जो हैं उनके लिए करना, जो कि मर चुके हैं, उनको मजाक उड़ाने जैसा है। यानी कि किसी व्यक्ति जो मर चुका है उसके लिए प्रेयर करें या उनके लिए चर्च की घंटियाँ बजाएं तो उसका मजाक उड़ाने जैसा है वो, ये क्योंकि जब वो मर रहा था उस समय उसकी किसी ने हेल्प नहीं की। उसके बाद यहाँ पे दूसरी लाइन में दिया गया नॉर एनी वॉइस ऑफ मॉर्निंग सेव द चर्च, यानी कि जो रोने की आवाज़ है या फिर गीत गाने की आवाज़ है वो उस व्यक्ति को वापस नहीं ला सकती जो कि मारा जा चुका है। तो यह था रियलिज्म, आयरनी एंड इमेज, जिसमें से हम लोगों ने रियलिज्म एंड आयरनी देख लिया है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे इसका इमेजेस, यानी कि इमेज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों रियलिज्म, आयरनी एंड इमेजेस को आपको सीधे डायरेक्टली तीनों को एक साथ लिखना है, अलग हेडिंग डाल के नहीं लिखनी है, क्योंकि उस पेज में जो है इमेजेस का पार्ट
नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने नया पेज यहाँ पे जोड़ दिया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, द इमेजेस ऑफ द पोएम आर इन लाइन विद इट्स सब्जेक्ट्स। द लास्ट 3 लाइन्स कंटेन द मोस्ट ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ द पोएम। दीज लाइन्स आर रोमांटिक बट दे ब्रिंग आउट अ हार्ड ट्रूथ। यानी कि यहाँ पे जो इमेजेस हैं, यानी कि पोएम की जो छवियाँ हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से दी गई हैं। और जो द लास्ट 3 लाइन्स कंटेन द मोस्ट ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ द पोएम, और लास्ट की जो 3 लाइनें हैं वो जो है पोएम को बहुत ही रोमांटिक बनाती हैं। यानी कि इस पोएम का सबसे अच्छा पार्ट जो है वो लास्ट की 3 लाइन है। मगर ये जो 3 लाइनें हैं वो एक बहुत ही कड़वा सच भी सामने लाती हैं, जो कि युद्ध में लोगों की मृत्यु के बाद खुशी नहीं होती है, इस बात को सामने लाती हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, द पेलोर ऑफ गर्ल्स ब्रोज सेल विद देयर पाल, देयर फ्लावर्स द टेंडरनेस ऑफ साइलेंट माइंड्स एंड ईच स्लो डस्क ड्राइविंग डाउन ऑफ लैंड्स। इस तीनों लाइन में जो है पोएट जो है बताता है कि जो जो सैनिकों की प्रेमिकाएं होती हैं वो उनका इंतज़ार करती हैं, और जो उनकी बरौनियों की जो है उनकी जो पीली वो होती है वो उनके कफ़न के काम आती है। यानी कि जो उनकी बरौनियों की चमक होती है इस प्रकार से, और जो फ्लावर होते हैं उनके साइलेंट माइंड को काम आते हैं, उनके साइलेंस माइंड को दिखाते हैं। एंड ईच स्लो डस्क एंड ड्राइविंग डाउन ऑफ द प्लांट्स। यानी कि इन तीनों लाइनों में हम ओवरऑल समझ सकते हैं कि पोएट जो है रोमांटिक बातें करता है और बताता है कि सैनिकों के लिए उनकी प्रेमिकाएं किस प्रकार से अहम होती हैं, लेकिन उन्हें चूँकि युद्ध में जाने को रहता है, इसलिए उनकी प्रेमिकाएं उनका इंतज़ार करती हैं। और दोनों के लिए, प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए, दोनों के लिए एक दूसरे बहुत ही महत्व रखते हैं, लेकिन युद्ध के कारण उन्हें एक दूसरे से बिछड़ना पड़ता है और एक दूसरे से मरना पड़ता है। यानी कि यही जो है एक कड़वा सच है जो फेस करना पड़ता है एक सैनिक को। इतना कुछ देखने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आई होंगी, और बहुत सी चीज़ें हो सकता है उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि पोएम का लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप में है और इसको अच्छी तरह से बताना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, और एग्ज़ाम में जाके आप अच्छी तरह से लिखने का उत्तर प्रयास करें। तो यहाँ तक जो हुआ वो हुआ। इसके आगे हम लोग देखते हैं डिक्शन, राइम एंड मीटर्स। यानी कि यहाँ पे जो दिखाया गया है डिक्शन, यानी कि लेखन शैली किस प्रकार की है, राइम यानी कि इसमें किस प्रकार से राइम संगीत का यूज हुआ है, एंड मीटर को दिया गया है, यानी कि इसका जो कुछ पोएम लिखने के मापदंड होते हैं उन मापदंडों को दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, द एंथम फॉर डूम्ड यूथ डिस्क्राइब द ब्रूटैलिटी ऑफ वार एंड द यूजलेस रिचुअल्स एंड फॉर्मेलिटीज इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स हु डाइड इन बैटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंथम फॉर डूम्ड पोएम है वो बहुत ही भयावह तस्वीर को प्रदर्शित करता है, बहुत ही भयावह तस्वीर को व्याख्यात करता है हमारे सामने। एंड यूजलेस यानी कि बेकार रिचुअल्स एंड फॉर्मेलिटीज, और बेकार की जो समारोह वगैरह आयोजित किए जाते हैं सोल्जर्स के लिए उनके मरने के बाद, किसमें, युद्ध में मरने के बाद। तो ये इस प्रकार का पोएम है कि जिसमें कि एंथम फॉर डूम्ड यूथ में पोएम में सैनिकों के मरने के बाद जो है बहुत ही बेकार की रिचुअल्स एंड फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो कि उनके मजाक उड़ाने जैसा है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, पोएम इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। यानी कि आप देख सकते हैं कि पोएम जो है वो आसानी से समझ आने वाला नहीं है। इट्स डिक्शनरी इज़ नॉट इन सिंपल लैंग्वेज। इसकी जो डिक्शनरी है, यानी कि इसमें जो शब्दकोश हैं वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से नहीं है, बट इनफॉर्मल, वो औपचारिक रूप में है, यानी कि उनको समझना इतना आसान नहीं है। आल्दो द पोएम हैज़ अ लॉट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ ही साथ पोएम में जो है बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार हैं, सच एज स्माइल्स, ओनोमाटोफिया एंड एलिटेरेगेशन। यानी कि आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसकी जो शब्दकोश है वो उतनी सिंपल लैंग्वेज की नहीं है, कठिन लैंग्वेज की है। तो यहाँ पे इस पोएम में जो कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी दिए गए हैं, जो कि है स्माइल्स, ओनोमेटोपिया एंड एलिटेरेगेशन। और एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीड्स रैपिड रैटल, सैड सायर्स, डस्क ड्राइविंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स एक्सेट्रा। यहाँ पे जो है दिया हुआ है स्माइल्स, अनोटोपिया एंड एलेग्रेशन। तो ये था डिस्कन, राइम एंड मीटर। अभी इसमें कुछ और पार्ट बचा है जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
तो अभी हाल में ही हमने डिक्शन को अच्छी तरह से समझ लिया कि जिसमें डिक्शन जो है उसका यानी कि लेखन शैली जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ही फॉर्मल है। आप समझ सकते हैं कि जो इस पोएम को लिखा गया है वो अच्छे यानी कि सरल लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है, वो थोड़े कठिन लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए समझाने में भी दिक्कत होती है और आप लोगों को समझने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से यानी कि एकदम सरल तरीके में समझ में आए। लेकिन वो सारे वर्ड्स जो हैं कठिन कठिन वर्ड्स उसमें डाले गए हैं जिसको साधारण करने में काफ़ी टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, इसलिए आपको पोएम जो है उतनी अच्छी तरह से समझा ना पाना एक कारण बन जाता है। तो यहाँ पे आगे हम लोग अब देखते हैं द पोएम इज ए सोनेट बट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अ सोनेट। यहाँ पे जो है लिखा जा रहा है कि ये पोएम जो है वो एक सोनेट है, यानी कि दुख भरी कहानी। सोनेट आपको मालूम हुआ कि दुख में लिखी जाने वाली कहानियाँ होती हैं, तो ये जो पोएम है वो दुख में लिखा गया है, यानी कि जब पोएट जो काफ़ी दुखी था। आप लोगों को ये कहानी ना मालूम हो तो मैं आपको बता दूं कि जब पोएट जो है वो अस्पताल में भर्ती रहता है युद्ध में जो है घायल होकर, तब वो जो है ये सारे पोएम्स लिखता है। इसमें कई सारे पोएम्स हैं, लेकिन एंथम फॉर डूम्ड यूथ जो है एक बहुत ही अच्छा पोएम है इसमें। तो यहाँ पे जो लिखा जा रहा है दिस पोएम इज सोनेट बट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अ सोनेट, ये सोनेट से थोड़ा सा बदला हुआ है, यानी कि थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो है 14 लाइनें हैं विच कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, यानी कि इस सोनेट में जो है वो 14 लाइनें हैं जिनको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एन ऑक्टेव फर्स्ट 8 लाइन यानी कि पहली 8 लाइनें, एंड सेसेट लास्ट 6 लाइनें, यानी कि 8 6 14 यानी कि 14 लाइनों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें कि 2 भाग बनेंगे, यानी कि एक 8 लाइनों का भाग और एक 6 लाइनों का भाग। इट्स राइम स्कीम, यहाँ पे राइम स्कीम की अब बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए राइम स्कीम दिया गया है ए बी सी डी ई एफ एफ ई जी जी, ये जो है इस पोएम का राइम स्कीम है। और इसके आगे देख लेते हैं द लाइन ऑफ द पोएम हैव बीन कंपोज्ड इन एम्बिक पेंटामीटर, यानी कि जो इस पोएम की लाइनें हैं वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं। तो आपको ये राइम डिस्केंस आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका राइम जो है ए बी सी डी ई एफ एफ जी ई जी जी है, और इसे एम्बाइक पेंटामीटर में कंपोस्ट किया गया, यानी कि इसका जो मीटर है वो एम्बाइक पेंटामीटर है। तो ये पोएम जो इस पोएम का जो आंसर है वो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप अपने एग्ज़ाम में इसका उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।